नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरुण कुशवाहा। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं जो हमारा चर्चा का विषय है, वह काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं, एक ऐसी विषय वस्तु के साथ करने वाले हैं, चूँकि अप्रैल में जो एग्ज़ाम है टीजीटी, पीजीटी के दोनों एग्ज़ाम प्रस्तावित हैं। इसके अलावा अगर हम फ़रवरी की बात करें फ़रवरी में बात करें तो फ़रवरी में तो डेट आ ही चुकी है। जो फरवरी में है फरवरी में जो हमारी डेट आ चुकी है, वो है असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की। फरवरी में होने वाले हैं। मुझे लगता है 15 या 16 फरवरी के आसपास जो एग्ज़ाम है वो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का है, और जो टीजीटी और पीजीटी का एग्ज़ाम है वो हमारा अप्रैल में है। तो हम अपनी तैयारी को उसी हिसाब से धार देंगे, उसी हिसाब से अपनी तैयारी को मेंटेन करके चलेंगे, जिससे हम स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा खींच सकें। जितना ज़्यादा स्कोर खींचेंगे उतने ज़्यादा हमारे चयन होने के चांस सबसे प्रबल होंगे। तो हम अपनी तैयारी को उसी तरह देखेंगे, उसी तरह से करेंगे। तो हम आपकी तैयारी में अभी आप पिछली बार जब हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे मित्र थे जो हमसे नहीं जुड़े थे, मगर वो हमसे यूट्यूब पर जुड़े हुए थे। लगभग 40-50 क्वेश्चन उन्होंने यूट्यूब के हमारे वीडियो देखकर ही हल कर दिए थे। और वो मैंने सारे जो वीडियो हैं, नए वीडियो आने की वजह से उनको हटाकर सिर्फ वो वीडियो जो है एमसीक्यू वाले जितने भी वीडियो थे सारे ऐप पर ही हमने कर दिए हैं, और जो ये नए आ रहे हैं वो कुछ वीडियो आपको अवेलेबल होंगे। मैं क्या, आज सारी की सारी थ्योरी क्लास, सारी सारी एमसीक्यू क्लास, सारे सारे ओल्ड सॉल्व क्वेश्चन पेपर क्लास, सारी लाइब्रेरी सब हमारे ऐप पर ही अवेलेबल रहेगी। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी ऐप को डाउनलोड करें, क्रिएट अकाउंट करें, नया अकाउंट बनाएं और आज ही ज्वाइन करें। अभी तक 300 प्लस मित्र हैं जो टीजीटी पीजीटी में सिलेक्शन हो चुका है। आज का जो टॉपिक लेकर चल रहे हैं, आज का जो टॉपिक है हमारा, वह कौन सा है? तो वो है इन्वायरमेंटल बॉटनी। आज का बहुत उम्दा है। एनवायरमेंटल बॉटनी की बात करने वाले हैं। हमारे जो सिलेबस में है, सिलेबस में हमें क्या पढ़ने रहता है? पूरा इन्वायरमेंटल फैक्टर पढ़ने लगते हैं। इकोसिस्टम, सॉइल कंजर्वेशन, इकोलॉजिकल एडाप्टेशन इन प्लांट, इकोलॉजिकल पिरामिड, फूड चेन, फूड वेब, प्लांट सक्सेशन, पॉल्यूशन, प्लांट कम्युनिटीज, बायोडाइवर्सिटी, इन सीटू, एक्सीटू, कंजर्वेशन। इतनी चीजें हमें सिलेबस में पढ़ना है। अब आप कहेंगे ये तो बहुत छोटा है। छोटा नहीं, अगर उसमें से आ गया पॉल्यूशन, एक टॉपिक है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन छोटा नहीं, पॉल्यूशन बहुत बड़ा है। जब आप पॉल्यूशन के क्वेश्चन पूछते हैं तो बहुत ब्रॉड लेवल पे क्वेश्चन पूछ देता है। और बायोडाइवर्सिटी छोटा नहीं है, वो एक शब्द आपको सिलेबस में केवल लिखा बायोडाइवर्सिटी, उसके पता लगा 2-3 चैप्टर में वो बायोडाइवर्सिटी खत्म हो रही है। इसी तरह अगर आप पढ़ेंगे इकोसिस्टम या इकोलॉजी, तो इकोलॉजी थोड़ी नहीं है। अगर आप एमएससी में पढ़ रहे होंगे तो पूरा का पूरा पेपर है, और अगर आप बीएससी में पढ़ रहे होंगे तो पूरा का पूरा आधा पेपर जो आता है वो इकोसिस्टम से या इकोलॉजी से आता है। इतना बड़ा है, तो काफी ब्रॉड हो जाता है। बहुत सारे प्रश्न इस बार पूछे गए और हम उन सभी प्रश्नों को लेकर चल रहे हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? सॉइल वाटर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट इज कॉल्ड। कहता है सॉइल जो वाटर होता है, जो सॉइल वाटर होता है जो पौधे एब्जॉर्ब करते हैं, उसको किसके नाम से जानते हैं? तो जनरली हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है, उसे हम कैपिलरी वाटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिलरी वाटर के नाम से जानते हैं। किसके नाम? कैपिलरी वाटर या केशिका जल के नाम से जानते हैं। अक्सर हम लोग यही टिक लगाकर आते थे और सही भी होता था। यहां उसने क्या किया, 2021 में सारे के सारे ऑप्शन ही उसने चेंज कर दिए। अब जब सारे के सारे ऑप्शन चेंज कर दिए तो अच्छे से अच्छा व्यक्ति कंफ्यूज हो गया कि आखिर इसका हम सही क्या करें। तो उसने दे दिया क्रेशार्ड। उसने ऑप्शन में दे दिया क्रेशार्ड। क्रेशार्ड क्या होता है? उसने ऑप्शन में जैसे ही क्रेशार्ड दिया, अच्छे अच्छे के हक्का बक्का गुम हो गया कि अब हम केशार्ड को क्या करें। केशार्ड है क्या? उसका कहना यह था। तो केशार्ड क्या था? तो केशार्ड कहता है टोटल वाटर, इसको क्या बोलते हैं? टोटल वाटर अवेलेबल फॉर प्लांट। वह जल की टोटल मात्रा, वह या पृथ्वी पर या जो खेत है या फील्ड है, फील्ड में वह जल की मात्रा जो पौधों को अवेलेबल रहती है वो केशार्ड कहती है। सॉइल वाटर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट, जो सॉइल के पानी को जो पौधे होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं, उसे क्या बोलेंगे? तो क्रेशार्ड के नाम से जानते हैं। फिर एक शब्द आया होलार्ड। क्या होता है? फिर उसने शब्द दिया
होलार्ड क्या है, बिल्कुल नया शब्द है। होलार्ड क्या है? टोटल वाटर। ध्यान में रखिए ये क्या होता है? टोटल वाटर प्रेजेंट इन सॉइल। मिट्टी में अगर टोटल वाटर है, टोटल वाटर में कौन कौन सा है? वो चाहे कहता है ग्रेविटेशनल वाटर हो, वो चाहे हाइग्रोस्कोपिक वाटर हो, वो चाहे रनिंग वाटर हो, जो भी वाटर है वो सब मिलकर होलार्ड कह के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? होलार्ड। एकार्ड क्या होता है? एक और शब्द आया, एकार्ड क्या होता है? ये कौन सा जल होता है? अमाउंट ऑफ वाटर इज द अमाउंट ऑफ वाटर, amount of water which is not available, which is not available for प्लांट। वह जल जो पौधों को नहीं मिलता है। कौन सा नहीं मिलता है? एक देखिए हाइग्रोस्कोपिक वाटर नहीं मिलता है हम लोगों को, दूसरा कौन सा? ग्रेविटेशनल वाटर होता है, वो नहीं मिलता है। तो ये सारे क्या कहलाएंगे? एकार्ड के नाम से जानते हैं। तो हम जान गए क्रेशार्ड क्या है। क्रेशार्ड वो कैपिलरी वाटर होता है जो पौधे को उपलब्ध रहता है एब्जॉर्प्शन के लिए या अवशोषण के लिए, उसे क्रेशार्ड कहते हैं। होलार्ड टोटल वाटर, मतलब एब्जॉर्ब, जो प्लांट एब्जॉर्ब कर सकते हैं वो भी, और जो एब्जॉर्ब नहीं कर सकते वो भी होलार्ड कहलाता है। एकार्ड क्या कहलाता है? वो वाटर जो प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर सकते उसे। तो हमारी तरह ये हो गया होलार्ड। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर दूसरे पर चलेंगे। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो ये नंबर है, कांटेक्ट नंबर है आपका, व्हाट्सएप पे या आप टेलीग्राम या हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। हमारे जो कोर्स है बिल्कुल मिनिमम फी पर अवेलेबल है। 899 का जो बैच है, ये आपके जो टीजीटी पीजीटी 2022 वाला जो एग्जामिनेशन है, यानी अप्रैल पर या जब भी एग्जाम हो जाएगा 2022 का, वैसे खत्म हो जाएगा। जो 1199 का टारगेट बैच है उसकी वैलिडिटी 1 ईयर है, 1 साल है। और हमारा एक बैच अभी स्टार्ट हुआ 1399 का, बिल्कुल अपडेट डाटा के साथ, अपडेट क्लासों के साथ ये बैच अवेलेबल है। इसमें लाइव क्लासेस आती हैं। ये 1399 का अवेलेबल है। और आपको इसके अलावा क्या मिलेगा? सारे के सारे आपको थ्योरी क्लास मिलेंगी। थ्योरी क्लास जो कि समय समय पर हम आपको बताते रहते हैं। सारी के सारी एमसीक्यू की क्लास मिलेंगी, और सारे के सारे ओल्ड सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर की क्लास मिलेंगी। और इसके अलावा मिक्स्ड एमसीक्यू की क्लास मिलेंगी। इसके अलावा चैप्टर वाई एमसीक्यू क्लास मिलेगी। उसके अलावा 1500 पीडीएफ की एक लाइब्रेरी मिलेगी जिसमें बुक नोट सब अवेलेबल है। ये सब आपको फ्री ऑफ कास्ट मिलेगा, चाहे ये बैच लें चाहिए चाहिए। इसकी वैलिडिटी एग्जाम तक है, इसकी वैलिडिटी 1 ईयर है, इसकी भी वैलिडिटी 1 ईयर है। और हमारा जो प्रैक्टिस बैच है, जो हमारा प्रैक्टिस बैच है जिसमें डेली एक प्रैक्टिस सेट आता है, उसकी वैल्यू जो है वो 599 में अवेलेबल है। आज ही ज्वाइन करें हमारे ऐप को। अधिक जानकारी के लिए कॉल या मैसेज करें। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं, इसको इरेज कर लें। ये जानकारी थी तो आपको देना भी जरूरी है। और देखिए आप बिना तलवार के, हमारी बात ध्यान में रखिएगा, यदि आप एग्जाम देने जा रहे हैं बिना अस्त्र शस्त्र के जाएंगे तो फिर एक बार हार कर आएंगे। आप हमसे जुड़े, अभी अभी आपके पास प्रॉपर समय है कि अगर आप हमारी क्लास ले लेते हैं तो मैं वादा करता हूं कि आप अपने चरम तक पहुंच जाएंगे। और अगर सही मेहनत किया तो सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि हम नोट्स बनाकर ही पढ़ाते हैं। और 300 मित्र अगर सिलेक्ट हुए हैं तो वो हवा में सिलेक्ट नहीं हुए हैं, वो कहीं ना कहीं उन्होंने अच्छी मेहनत की और उनको कंटेंट अच्छा मिला। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड प्लांट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। विच नॉट करेक्टली मैच्ड प्लांट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर इनके पोषण की बात करें तो इसमें से कौन सही नहीं है, नॉट करेक्टली मैच नहीं है? तो कहता है टोटल स्टेम पैरासाइट कस्कुटा, जिसे हम अमरबेल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? अमरबेल के नाम से जानते हैं, कस्कुटा। तो ये बिल्कुल सही है। इंसेक्टिवोरस प्लांट, इंसेक्टिवोरस प्लांट में डोसेरा आता है। पार्शियल स्टेम पैरासाइट में लोरेंथस आता है। और पार्शियल रूट पैरासाइट में कौन आता है? रफलेसिया। तो इनमें से कौन सही नहीं है? ये अभी ही एग्जाम में 2000 में पूछा गया था। तो हम कुछ आपके साथ डाटा जरूर शेयर करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। तो कहता है, अगर यहां से बहुत पूछता है, अगर हम टोटल
टोटल रूट पैरासाइट की बात करें, पैरासाइट की बात करें, टोटल रूट पैरासाइट की अगर हम बात करते हैं तो उसमें से कौन आता है टोटल रूट पैरासाइट में? तो वो आता है रेफलेसिया। रेफलेसिया आता है। और कौन टोटल रूट पैरासाइट में आता है? और ये वाला जो आता है ब्लैनोफोरा आता है। और कौन टोटल रूट पैरासाइट में आता है? तो वो आता है ओरोब्रेंकी। ओरोब्रेंकी आता है। ये इतने पौधे जो आते हैं टोटल रूट पैरासाइट में आते हैं। किस में आते हैं? टोटल रूट पैरासाइट में। अगर हम टोटल रूट पैरासाइट तो ये हो गए। अगर हम बोले टोटल स्टेम पैरासाइट, टोटल स्टेम पैरासाइट कौन होते हैं? तो इसमें आता है कसकुटा। कसकुटा जो अभी हमने बताया। इसके अलावा आता है पार्शियल स्टेम पैरासाइट। पार्शियल स्टेम पैरासाइट। पार्शियल का मतलब होता है आंशिक। हिंदी होती है आंशिक। आंशिक का मतलब ना तो पूर्ण रूप से परजीवी, ना तो मतलब कह सकते हैं ऑटोनॉमस होता है। मतलब कुछ मात्रा उसको परजीवी के रूप में रहता है। तो पार्शियल स्टेम पैरासाइट कौन है? तो ये है विस्कम। कौन है? विस्कम। याद रखना ये किस में पाया जाता है? ऑन ओक। ओक में पार्शियल पैरासाइट होता है। और अगर इसका दूसरा देखें तो लोरेंथस कौन होता है? लोरेंथस। लोरेंथस जो होता है ये कहां पाया जाता है? ऑन मैंगो, आम पर। आम का होता है, ध्यान में रखिएगा। और अगर पूछ दे पार्शियल पार्शियल रूट पैरासाइट कौन होता है? रूट पैरासाइट कौन होता है? तो वो होता है सेंटेलम। सेंटेलम। सेंटेलम जानते हैं जिसे हम लोग चंदन बोलते हैं। चंदन। ये क्या करता है? ये रूट पैरासाइट है मगर कंप्लीट रूट पैरासाइट नहीं है। ये क्या करता है? ऑटोट्रॉफिक होता है, अपना भोजन स्वयं बना लेता है, लेकिन वाटर यानी जल और मिनरल्स के लिए दूसरे पौधों पर निर्भर रहता है। तो एक चीज ध्यान में रखिएगा कि जब भी हम चंदन की खेती अपने यहाँ करते हैं तो अरहर के प्लांट बो देते हैं। जब इनका प्लांट लगाते हैं तो अरहर के प्लांट या छोटे छोटे और प्लांट लगा देते हैं इसी के 1-2 मीटर के दायरे में, जिससे इसकी रूट क्या करें? उसकी रूट से अटैच हो जाए और उस वो जो पानी खींच रहा है उसका पानी ये ले सके और उससे मिनरल्स भी ले सके। सेंटेलम। तो यहां से 100% एक क्वेश्चन पूछता है। देखिए ये अभी टीजीटी में भी आश्रम पद्धति में पूछा। इससे ही क्वेश्चन 2021 में जो असिस्टेंट प्रोफेसर था उसमें ब्लैनोफोरा से आया था कि कैसा है। तो हमने ये सारा डाटा आपको दे दिया है जिससे आपका एग्जाम में कोई भी नुकसान ना हो। डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी पूरी कोशिश करता है कि आपका सिलेक्शन हो, हवा में बातें ना हो। चलिए, तो अभी हमने देखा पार्शियल रूट पैरासाइट रेफ्लिसिया नहीं, पार्शियल नहीं है। ये कैसा है? टोटल रूट पैरासाइट है, कंप्लीट रूट पैरासाइट है। तो ऑप्शन डी जो है वो मैच नहीं है ओरिजिनल। तो ऑप्शन हम डी को सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 3 पर कहता है study of relationship between composition, organization and development of communities and their environmental is called। कहता है स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन द कंपोजिशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटीज। यहां से एक शब्द पकड़ में आया, पूरी कम्युनिटीज की बात कर रहा है, अकेले की बात नहीं कर रहा। कम्युनिटीज, कम्युनिटीज में कौन से आते हैं? जितने भी जीव किसी भी प्रॉपर एरिया में रहते हैं, चाहे वो गाय, भैंस, बकरी, मनुष्य और बिल्ली, भेड़ और जो भी है सबको मिलाकर वो पूरी कम्युनिटीज होती है। उसका जो इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन होता है। तो दो हम जब हम इकोलॉजी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? इकोलॉजी। हम आपको बता दें जब आप इकोलॉजी पढ़ते हैं तो वहां प्रकार पढ़ते हैं, उनमें दो मुख्य प्रकार होते हैं। एक आता है ऑटो इकोलॉजी, इकोलॉजी, और एक आता है सिन इकोलॉजी। सिन इकोलॉजी। ये दो शब्द आपको वहां बार बार परेशान करते हैं। तो इनका मतलब क्या है दोनों का? दोनों के बारे में हम आपको बताएंगे। ऑटो इकोलॉजी का मतलब क्या होता है? जब इंडिविजुअल, ध्यान में रखिएगा, इंडिविजुअल, यहाँ आ जाए बोर्ड पे तब मजा आएगा। जगह है क्या? है। यहाँ देख लेते हैं। तो पहले हमारा जो आ जाता है इकोलॉजी। ये क्या है इसके बारे में अगर जान ले तो क्या कहता है? इंडिविजुअल, इंडिविजुअल
ऑर्गेनिज्म, निज्म, रिलेशन, रिलेशन टू इन्वायरमेंट। जब किसी भी व्यक्तिगत किसी भी जीव का व्यक्तिगत जो एनवायरनमेंट के साथ जो कोरिलेशन होता है, संबंध होता है, वो ऑटो इकोलॉजी के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। स्व पारिस्थितिकी, हिंदी में बोलते हैं स्व पारिस्थितिकी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं उसका। स्व माने होता है स्वयं, और पारिस्थितिकी मतलब आपके एनवायरनमेंट जो है उसके साथ रिलेशन है। जैसे मेरा पर्सनल एनवायरनमेंट के साथ जो इंटरेक्शन है, वो अगर अध्ययन करेंगे तो ऑटो इकोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। दूसरा जो हम लोग पढ़ते हैं सिन इकोलॉजी, इकोलॉजी ये क्या होता है? इस सिन इकोलॉजी का मतलब क्या होता है? सिन इकोलॉजी का मतलब होता है जो कम्युनिटीज होती हैं, कम्युनिटीज जो होती हैं, पूरा का पूरा जो समुदाय, कम्युनिटीज की हिंदी क्या होती है? हिंदी में जब किताब पढ़ेंगे तो लिखा रहता है समुदाय का जो इंटरेक्शन इन्वायरमेंट के साथ होता है। इन्वायरमेंट के साथ जो इंटरेक्शन होता है, पूरी की पूरी कम्युनिटी आपके साथ, आपके आसपास जितने भी जीव रह रहे हैं, वो सब इन्वायरमेंट के साथ किस प्रकार से कोरिलेशन करते हैं, इनका जो अध्ययन किया जाता है सिन। हमने देखे, हमने कैसे याद कर रखा है? सिन माने साथ में, आर्ट माने होता है स्वयं या स्व, तो इसमें इंडिविजुअल को लगाना है, ठीक, इसमें कम्युनिटीज को। उसने पूछा है तो आ गया सिन इकोलॉजी। फिर एक शब्द आता है ग्लोबल इकोलॉजी। क्या होता है? फिर एक शब्द आया ग्लोबल इकोलॉजी। ये कौन सी बला है? तो ऑप्शन तो डी सही हो गया, मगर अब ग्लोबल इकोलॉजी दी है। इंटरेक्शन एमंग, इसमें क्या होता है? ग्लोबल इकोलॉजी की बात कर रहा है। ग्लोबल इकोलॉजी क्या होता है? तो ऑप्शन में दिया है तो इंटरेक्शन, इंटरेक्शन एमंग किसके किसके मध्य, किसके मध्य में इंटरेक्शन होता है? तो कहता है अर्थ इकोसिस्टम, अर्थ पूरे पूरे अर्थ इकोसिस्टम की बात करता है, इको सिस्टम की बात करता है। और किसकी बात करता है? पूरे के पूरे लैंड इकोसिस्टम की बात करता है, इको सिस्टम की बात करता है। पूरे के पूरे एटमॉस्फियर एंड ओशियन इकोसिस्टम की, एटमॉस्फियर एंड ओशियन, पूरे समुद्र के इकोसिस्टम, इन सब का जब हम अध्ययन एक साथ करते हैं तो वो ग्लोबल इकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्लोबल। और नेक्स्ट आया था अप्लाइड, अप्लाइड इकोलॉजी। अप्लाइड इकोलॉजी क्या होता है? अप्लाइड इकोलॉजी का मतलब होता है जब ह्यूमन वेलफेयर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? मनुष्य के लिए जो चीजें हम अच्छा कर सकते हैं, उनके भलाई के लिए कर सकते हैं, जीवों के भलाई के लिए जो अध्ययन करते हैं, वो अप्लाइड इकोलॉजी में आता है। हमने सारी की सारी कहानी आपको बता दी है, समझ में आ गया? हाँ, तो हमारा यहाँ ऑप्शन क्या सही होगा? तो ऑप्शन हमारा डी सही होगा। कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन हमारा जो सही होगा वो डी बिल्कुल सही होगा, ये सेमीकोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नंबर 4 पे कहता है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व डू नॉट स्ट्रेच ओवर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया। ये अभी क्वेश्चन 21 में पूछा गया था। कहता है जो नीलगिरी बायोस्फीयर है, अब वो उसकी बात कर रहा है। तो जब हम नीलगिरी बायोस्फीयर की बात करते हैं तो तब यहाँ हम क्या सही करेंगे? वो नीलगिरी जो बायोस्फीयर है, इसका कुछ डाटा आपके साथ शेयर करते हैं जो एग्जाम में 110% इंपॉर्टेंट होगा। डॉक्टर बायोलॉजी की जो क्लासेस होती हैं, आपको मैं पहले बार बार बताता हूं, ये आपको 25 क्वेश्चन जरूर देखेंगे। यदि आप हमसे पढ़ रहे हैं तो मैं वादा करता हूं इन 25 क्वेश्चन के दम पर आप कम से कम 125 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इस डाटा के साथ हम आते हैं, क्योंकि हम कभी भी जो भी डाटा देते हैं वो स्तरीय डाटा देते हैं, और मैं वो 100% मैं बोलता हूं कि अगर ये 25 क्वेश्चन पढ़े हैं तो आप जब टीजीटी पीजीटी का एग्जाम देने जाएंगे तो अगर आप हमें ये वीडियो देख रहे हैं तो कम से कम 3 क्वेश्चन आप इस टॉपिक के, एनवायरमेंटल जो बॉटनी है, इसके 3 क्वेश्चन सही करके आएंगे, ये मैं वादा करता हूं, क्योंकि मैं डाटा उसी स्तर का देता हूं।
क्योंकि मैंने ढेर सारे एग्जामों को क्रैक किया और जॉब भी करता हूँ और ढेर सारे एग्जाम क्रैक किया, लंबे समय तक तैयारी का हमारा अनुभव भी रहा। और चूंकि मैं आज भी उसी फील्ड से जुड़ा हूँ, तो मैं क्वेश्चन देख कर बता देता हूँ ये किस एग्जाम में आया और कब आया, किस सन में आया। तो ये काबिलियत तभी आती है जब स्वयं आपने स्ट्रगल किया हो। भाई कोचिंग संस्थान में जो लोग पढ़ाते हैं, तो वो कारण क्या होता है, या तो वो लोग स्ट्रगल नहीं किए होते हैं, या किए होते हैं तो लंबे समय तक इस क्षेत्र में नहीं रहे होते, तो उनको नहीं मालूम रहता। जब आप स्वयं उस नदी में तैर कर गोते लगाते रहे हो, तो आपको मालूम है कहाँ पानी गहरा है, कहाँ उथला पानी है, और कहाँ से हमें तैरना है, कहाँ से निकलना है। ये तभी संभव है जब आप खुद उसको भुक्तभोगी रहे हो और लंबे समय तक आपने तैयारी की हो। चलिए, तो नीलगिरी रिजर्व की बात करते हैं। तो जो मैब है, ध्यान रखिए, मैब, ये जो मैब है इसके अंतर्गत फर्स्ट पूछ देता है किसके अंतर्गत नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का स्थापना की थी, मैब के अंतर्गत। तो फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है, बायोस्फीयर रिजर्व है। इसकी स्थापना पूछ देता कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। इसकी जो सीमाएं हैं वो 3 प्रदेशों को टच करती हैं। किसको किसको टच टच करती हैं? तो तमिलनाडु, तमिलनाडु को टच करती हैं। और किसको करती हैं? केरला, केरला को, और कर्नाटका। 3 राज्यों की सीमाओं को ये टच करता है। कितने राज्यों की सीमाओं को टच करता है? तो ये प्रायः 3 राज्यों की सीमाओं को टच करता है। बायोस्फीयर जो रिजर्व है, लगभग 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। उनमें से 2 ही ऐसे हैं जिनकी सीमाएं टच करती हैं। एक तो हमारा हो गया नीलगिरी रिजर्व, जिसकी जो नीलगिरी हमने आपको बताया, नीलगिरी जो बायोस्फीयर रिजर्व बताया, 3 स्टेट है। और जबकि एक और है, अंगस्ता मलाई, अंगस्टा मलाई, अंगस्टा मलाई जो बायोस्फीयर है, इसकी सीमाएं 2 राज्यों को करती हैं, एक केरला और दूसरा तमिलनाडु। तमिलनाडु, ध्यान में रखिएगा। ये हमने क्यों बताया? क्योंकि हमें नीलगिरी तो हमने आपको समझा दिया, 2 ही ऐसे हैं, बकाया सब एक एक ही राज्य में है। एक और मुझे याद नहीं आ रहा, एक अंडमान निकोबार, दोनों समूहों में पाया जाता है। तो नीलगिरी जो बायोस्फीयर रिजर्व है, 3 राज्यों को ट्रांजिट करता है। किसको किसको संक्रमित करता है? तो केरला, तमिलनाडु और कर्नाटक। और अंगस्ता मलाई जो है वो केरला और तमिलनाडु 2 राज्यों की सीमाओं को अ, मतलब 2 राज्यों की सीमाओं में फैला हुआ है, 2 राज्यों में फैला हुआ है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो यहां से पूछ देता है किसने स्थापना किसके अंतर्गत? तो मैप के अंतर्गत। फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व अगर पूछेगा तो वो है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। कब स्थापना हुई? 1986 में। किन किन राज्यों में? तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका में। अच्छा, तो वही कह रहा है बायोस्फीयर रिजर्व डू नॉट स्ट्रेच ओवर विच ऑफ द फॉलोइंग। किन किन राज्यों में, भारत के किन किन राज्यों में इसकी किन राज्य में इसकी सीमा नहीं है? तो देखिए, तमिलनाडु में है, कर्नाटका में भी है, केरला में, मगर आंध्र प्रदेश में इसकी सीमा नहीं है। तो रिजर्व डू नॉट स्ट्रेच, नहीं फैला हुआ है, तो वो आंध्र प्रदेश में नहीं फैला हुआ है। तो ऑप्शन बी को हम बिल्कुल सही करेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्टार्टिफिकेशन ऑफ ट्रीज इन सीनिंग। जो स्टार्टिफिकेशन है, स्टार्टिफिकेशन का मतलब होता है जो वर्टिकल, मान लेते हैं जैसे ये है, तो मान लेते हैं यहाँ दूसरे पेड़ हैं, यहाँ दूसरे पेड़ हैं, यहाँ कुछ और पेड़ हैं, यहाँ बहुत छोटे पेड़ हैं, यहाँ बहुत ऊंचे पेड़ हैं। इसे बोलते हैं स्टार्टिफिकेशन। सीन कहाँ होता है? कहता है ग्रास लैंड में। तो ग्रास लैंड में तो ग्रास पाई जाती है ज्यादा, तो यहाँ स्टार्टिफिकेशन होने की संभावना नहीं। अल्पाइन रीजन, अल्पाइन रीजन में छोटे छोटे पौधे, जहां बर्फ रहती, छोटे छोटे पौधे पाए जाते हैं, यहां भी स्टार्टिफिकेशन नहीं होगा। टेम्परेट रीजन में भी स्टार्टिफिकेशन नहीं। कहां होगा? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जहां वर्षा हो बीच बीच में होती रहती है, वहां स्टार्टिफिकेशन सबसे ज्यादा होता है। क्या होता है? ट्रॉपिकल जो रेन फॉरेस्ट होते हैं, ध्यान में रखिएगा, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं, 5 स्ट्रेटा देखने को मिलते हैं। कितना स्ट्रेटा? 5 स्ट्रेटा देखने को मिलता है। 5 लेवल के पौधे होते हैं। और 3 लेयर होती हैं। कितनी होती है? 3 पेड़ों की लेयर होती हैं। तो 3
ट्री लेयर होती है, 3 पेड़ों की लेयर्स होती हैं, ए, बी और सी, 3 लेयर होती हैं। ए में जो ट्री आते हैं, इन ट्री की जो लंबाई होती है वो 100 से लेकर 120 मीटर तक होती है, ध्यान में रखिएगा, इतने लंबे पेड़ होते हैं। बी में जो आते हैं वो फिट करेंगे, मीटर बहुत हो जाएगा, फीट। और जो ये होते हैं वो 80 फीट के लगभग होते हैं, 80 फीट के लगभग होते हैं, और यहाँ 60 फीट के लगभग पौधे आते हैं। तो इस तरह से इसमें स्ट्राटिफिकेशन देखने को मिलता है। तो ऑप्शन हम किसको सही करेंगे? डी को, और ये अभी क्वेश्चन बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म लोटिक एंड लेंटिक रिफर्स टू। जो लोटिक और लेंटिक होता है ये किसके लिए रिफर किया जाता है, ये किसके लिए शब्द है? तो मुझे तो याद है, मैं देखिए मैं क्लास भी आपकी लेता हूं, जब थ्योरी की क्लास ऐप पर आप देखेंगे तो मेरी सबसे बुरी आदत है, मैं ट्रिक बहुत फॉलो करता हूं। जो चीजें याद नहीं होती हैं मैं उस चीज को किसी न किसी चीज से रिलेट कर लेता हूं। जैसे अब इसमें हमें याद नहीं होता लोटिक क्या होता, लेंटिक क्या होता, मैं भूल जाता हूँ अक्सर। लोटिक को हमने जैसे याद किया था, याद किया है, था में तो ये होता बहुत पहले की बात है, नहीं। तो मैंने कैसे, लोटिक माने होता लोटना। और बच्चे, जब हमारा बचपन है, जब आप गांव में रहते हैं मारपीट होती है तो बच्चे मिट्टी में लोट जाते हैं, तो उसको बोलते हैं लोटना। लोट लोट के क्या होता है, लुढ़कते रहते हैं। तो लोटिक का मतलब हमने ध्यान में रखा था, लोटिक का मतलब होता है लोटना, लोटना का मतलब होता है बहना। और लेंटिक का मतलब देखिए, लोट दो ही शब्द आते हैं, लोटिक और लेंटिक। एक का मतलब बहना, तो दूसरे का मतलब स्टैंडिंग। जैसे स्टैंडिंग क्या होता है, जैसे तालाब का पानी, तालाब नहीं बहता एक जगह, कुएं का पानी एक जगह, ये क्या आता है, नदी, झरना, बहता रहता। तो ये किसको शो करते हैं? कहता मैराइन हैबिटाट नहीं, मैराइन में जो जनरली पानी होता है वो स्टैंडिंग होता है, नहीं बहता है। टेरेस्ट्रियल हैबिटाट, टेरेस्ट्रियल में तो कहीं पानी का मतलब ही नहीं है ना, कहाँ चलेगा। फ्रेश वाटर, बिल्कुल इसको ऑप्शन करेंगे, फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर में दोनों चीजें आती है, हमारा पॉन्ड भी आता है और हमारी रिवर भी आती है। तो दोनों कंडीशन कहाँ देखने को मिलेंगी? फ्रेश वाटर। ये पूछा गया था तो हमने इस तरह, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जब तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी मानसिकता को जानते हैं, आप अपने ब्रेन को जानते हैं कि किस प्रकार से ब्रेन को कैसे चीजें को रिलेट करके आपको याद करनी। मैं तो को रिलेट कर लेता हूँ, अपने आसपास की चीजों से रिलेट कर लेता हूँ, जिससे मुझे वो चीज याद रहे, क्योंकि लेटिक लोन्टिक अक्सर भूल जाते हैं। किताब में पढ़ते हैं 10 दिन बाद यही नहीं रहता लोटिक कौन है, लेंटिक कौन है। तो मैंने जो याद किया था, लोटिक माने लोटना, लोटना का मतलब ढनकना। चलिए आप कैसे याद करते हैं वो आप अपना कर लीजिएगा। अगर आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं, डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी इन, हमें मेल भी कर सकते हैं, यूट्यूब लिंक भी जा सकते हैं, और हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, द मेन कंपोनेंट ऑफ मैनग्रूव्स वेजिटेशन। इसमें से मेन कंपोनेंट मैनग्रूव वेजिटेशन का क्या है? तो मैनग्रूव जो वेजिटेशन है वो हैलोफाइट होती है। क्या होती है? हैलोफाइट होती है। हैलोफाइट क्या होती है? यानी साल्टी वाटर में पाई जाती है, या साल्टी टेरेस्ट्रियल कंडीशन में, या जो दलदली भूमि होती है वहां पाई जाती है। तो फाइकस तो आप सब जानते हैं, बरगद वगैरह जो है ये कहाँ पाया जाता है? ये तो अपने यहाँ टेरेस्ट्रियल में पाया जाता है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। मैंगीफेरा, मैंगीफेरा किसको बोलते हैं? आम को। मैंगीफेरा इंडिका बोलते हैं आम का बॉटेनिकल नेम, तो ये जनरली हम लोगों के पास पाया जाता है। प्रोस प्रोस प्रोसोपिस क्या होता है? प्रोस्पोसिस लेग्यूमिनेसी का पौधा है, फैबेसी का एक पौधा है, और ये प्राय यूरोप में पाया जाता है और एशिया में भी पाया जाता है। फूल वूल भी देता है, बबूल की तरह दिखाई देता है। तो प्रोसोपिस हो गया। मैंगीफेरा राइजोफोरा जो है, ये कैसा होता है? मैनग्रूव प्लांट है। क्या है? मैनग्रूव प्लांट है। मैनग्रूव प्लांट हमने आपको बताए थे जब आपकी थ्योरी क्लास ली थी, तो हमने कहा था कि जो हेलोफाइट प्लांट होते हैं उनमें निमेटोफोर निकल आते हैं, इस तरह से जड़ें निकल आती हैं ये, और इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं जिससे ये एरेशन यहीं से होता है। एक खास करेक्टर है, बार बार पूछा जाता है। तो आ गया राइजोफोरा। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं, और कहता है 8 नंबर, ये अभी 2020 में आरपीएससी में क्वेश्चन पूछा था। व्हेन प्लांट सक्सेशन बिगिंस इन ए रॉकी एरिया, विच आर द फॉलोइंग बिगिंस टू ग्रो फर्स्ट।
कहता है अगर सक्सेशन की बात करें तो जीरोफाइटिक सक्सेशन होता है, वाटर में सक्सेशन, हाइड्रोफाइट सक्सेशन आप पढ़ते हैं। तो कहता है कि बिगिन शुरुआत कहाँ से, रॉक का मतलब होता है जीरोफाइटिक एरिया में या मतलब मरुस्थल में, या जहां चट्टान है, चट्टान पर सबसे पहले क्या उगता है। सक्सेशन का मतलब क्या हुआ, क्या उगता है। अनुक्रमण शायद हिंदी में बोलते हैं सक्सेशन को, अनुक्रमण ही बोलते हैं, ध्यान दे लीजिए। तो सबसे पहले मान लेते हैं ये हमारी एक चट्टान है और चट्टान पे बारिश हुई। ध्यान में रखिएगा, ऐसे याद रखेंगे, जो बारिश हुई, बारिश होने पर इस पर सबसे क्या उगेगा। तो चूंकि बारिश में अगर 1-2 दिन लगातार बारिश होती है तो यहाँ क्या होता है, हल्की नमी रहती है, तो यहाँ क्रस्टोज लाइकेन उगने के चांस रहते हैं। किसको उगने के चांस रहते हैं, क्रस्टोज, क्रस्टोज लाइकेन। जब हमने लाइकेन आपके क्लास विजेता बैच में ली थी तब हमने कहा था कि क्रस्टोज लाइकेन सबसे पहले उगेंगे। क्रस्टोज के बाद कौन से उगेंगे, फोलियोज, फोलियोज के बाद फ्रक्टिकोज लाइकेन उगेंगे। और ये एक प्रकार का एंजाइम भी छोड़ते हैं जिससे यहाँ क्या होता है, कुछ जो चट्टान के कण होते हैं वो टूट जाते हैं, तो हल्का सा यहाँ आ जाता है। फिर दूसरे, फिर उसके बाद, तो इसका हमने क्रम बताया था आपको कि सबसे पहले जब इनका हम क्रम देखेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, लाइकेन आते हैं, लाइकेन के बाद मॉस आते हैं, मॉसेस आते हैं, मॉसेस के बाद एनुअल ग्रास आती हैं, एनुअल ग्रास जो साल भर तक घासें खड़ी रहती हैं। फिर आता है पेरिनियल ग्रास आती है, पेरिनियल, पेरिनियल ग्रास आती है। फिर क्या आता है, फिर आते हैं सर्ब, श्रप्स आते हैं, श्रप्स। और फिर क्या आते हैं, ट्री आते हैं। ये क्रम है। और ये ऐसा नहीं 2-4 दिन, ये कहो 100 साल में वो पूरी चट्टान फिर नॉर्मल मिट्टी में बदल पाए, लंबा समय लगता है, वो धीरे धीरे प्रोसेस होती रहती है, एक दिन में नहीं होती, ये क्रम है। तो चूंकि सबसे पहले पूछा है तो ऑप्शन ए को डालेंगे, दूसरे नंबर पे ये आते हैं, तीसरे पे ये आएंगे, चौथे पे ये आएंगे। तो फर्स्ट पूछा है तो हमारा सही क्या है कि सक्सेशन बिगिंस जो होते हैं रॉकी एरिया में वो कौन, तो लाइकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रिसर्चर हिमसेल्फ इज सोर्स ऑफ, जो रिसर्चर होते हैं, जो शोधकर्ता होते हैं, जो डाटा एकत्रित करते हैं, वो प्राइमरी डाटा होता है। कौन सा होता है, प्राइमरी डाटा। तो ऑप्शन ए को हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज फोरेसियस इन नेचर। अब ये अगर ये शब्द अगर आपको आ जाए तो ये आंसर निकल आएगा। फोरेसियस माने क्या होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। फोरेसियस माने क्या होता है, फोरेसियस माने होता है कठोर। क्या होता है, हिंदी कठोर होती है, जंगली होता है। और इसका मतलब क्या होता है, उग्र होता है। और क्या होता है, क्रूर होता है, इसका मतलब क्रूर। और क्या होता है, निर्दयी होता है। इतने शब्द हैं इसके। तो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फोरेसियस इन नेचर, कौन है, कौन सबसे क्रूर है कि देखकर झपट ले, खा जाए, फाड़ डाले, चीड़ डाले, कोई रहम नहीं। लायन, डियर, डियर तो हो गया नहीं, बेचारा इतना सौम होता है, वो तो कठोर जंगली निर्दयी है ही नहीं। फिश ईटिंग क्रोकोडाइल, फिश ईटिंग क्रोकोडाइल की बात कर रहा है। तो जानते हैं इतने ज्यादा खतरनाक नहीं होते हैं, ऑल ऑफ दिस नहीं। लायन जो है, शेर, कठोर भी होता है, जंगली भी होता है, उग्र होता है, क्रूर होता है, निर्दयी होता है। आप गिड़गिड़ाते रहिए भाई साहब, मुझे छोड़ दीजिए, आप शेर हैं, आप जंगल के राजा हैं, मानेगा नहीं, फंस गए, गया काम से। तो इसकी हिंदी मालूम होते ही बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप कहीं पढ़े नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी सही करके आते हैं, आपके कॉमन सेंस पर निर्भर करता है। क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं कि पता लगा आपको 3 चीजें मालूम है कि इससे रिलेटेड या ये किसी से रिलेटेड नहीं है, चौथी चीज नहीं मालूम है, चौथी को लगा तो सही हो जाएगा, ये भी होता है, ध्यान में रखिए। तो लाइव नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 11 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज रिलेटेड टू सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन जो हमारे टॉपिक में है, सॉइल फॉर्मेशन में कौन कौन सी चीज आती हैं, तो देखिएगा, लेटराइजेशन आता है, पोडोसोलाइजेशन आता है, गेलाइजेशन आता है। तो ऑप्शन डी सही होगा, ऑल ऑफ द एबव। क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वेटिक बायोम्स हैज द हाईएस्ट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जो एक्वेटिक बायोम्स होता है सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी किसकी होती है, सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी किसकी होती है, तो वो होती है मित्र कोरल रीफ की। ध्यान में रखिएगा, सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी कोरल रीफ की होती है। अगर हमारा टेरेस्ट्रियल पूछे, अगर टेरेस्ट्रियल की पूछे तो किसकी होती है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की होती है। और किसकी होती है, शुगर केन फील्ड की होती है। मगर उसने पूछा एक्वेटिक बायोम में सबसे किसकी होती है, तो कोरल रीफ लगा के आना है बिना किसी डर के। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 13 नंबर। देखिए क्वेश्चन फिर बना है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन। देखिए क्वेश्चन कैसे फंसा रहा है। और ये क्वेश्चन, जो क्वेश्चन हमने 2021 में पूछा गया उससे ये क्वेश्चन पहले, ये क्वेश्चन पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। जो पीसीएस पहले चलता था, अब तो खैर चेंज हो गया है। तो पहले जो चलता था पीसीएस का, बॉटनी और जूलॉजी का पेपर अलग अलग होता था, स्पेशलाइजेशन चुनना रहता था। तो नीलगिरी, वहां से ये क्वेश्चन पूछा, उसने जो पढ़ा होगा 2021 में क्वेश्चन सही करके आया होगा। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन, कहां पाया जाता है, 3 राज्य बताए थे, कौन कौन बताए थे, तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका। तो ऑप्शन डी सही होगा, इन तीनों राज्यों में पाया जाता है। देखिए यहां दिया कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, केरला, तो यहाँ तीनों में फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, तीनों राज्यों की सीमाओं से मिलकर बना हुआ है कौन, हमारा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। और अगस्ता मलाई जो है वो 2 राज्य है, कौन है, 2 राज्य, तमिलनाडु और केरला। वो इसके लिए 2 ही हैं केवल ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व जो 2 प्रदेशों की सीमाओं के अंदर तक पाए जा रहे हैं। ये चीज कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, टेहरी डैम इज कंस्ट्रक्टेड इन ऑन विच रिवर। जो टेहरी डैम, अब आप कहेंगे ये क्वेश्चन तो मित्र इकोलॉजिकल जो आप पढ़े इकोलॉजी, वहां से ये क्वेश्चन बना हुआ है, बायोडाइवर्सिटी वगैरह से वहां से क्वेश्चन उठा हुआ है। टेहरी डैम कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर, किस नदी पर बना है, तो ये बना हुआ है भागीरथी नदी पर। किस पर बना हुआ है, भागीरथी नदी पर बना हुआ है। ध्यान में रखिएगा, इंडिया का टालेस्ट एंड लार्जेस्ट, ध्यान में, टालेस्ट और लार्जेस्ट डैम है, डैम इन इंडिया, भारत का सबसे लंबा और बड़ा डैम है इंडिया का। अगर इन वर्ल्ड की बात करें, संसार की बात करें, तो ये 8th नंबर पर आता है, 8वें नंबर का सबसे बड़ा बांध है, अगर आप समझ रहे हो। अगर इसकी एल्टीट्यूड की बात करें, कितना ऊंचा है, एल्टीट्यूड की बात करें तो ये 260.5 मीटर ऊंचा है, 260.5 मीटर ऊंचा है। ये ध्यान में रखिएगा टेहरी डैम। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं 15 नंबर पे, हु क्वाइन द टर्म इकोटाइप। इकोटाइप शब्द किसने दिया था, क्या था ओडम ने दिया था, या टरेशन ने दिया था, या टेंसले ने, या किसने, तो इसको दिया था टरेशन ने। कब दिया था, टरेशन ने 1922 में इकोटाइप शब्द का प्रयोग किया था। थोड़ा सा खींच लें क्योंकि बहुत टाइम हो रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा पार्ट करेक्टली मैच है, तो जीन किसने दिया था, तो जीन दिया था जोहानसन ने। किसने दिया था, जोहानसन ने। सेल किससे संबंधित है, तो रॉबर्ट हुक से, रॉबर्ट हुक से संबंधित है। इकोलॉजी किससे संबंधित है, इकोलॉजी तो रेटर से संबंधित है, तो ऑप्शन सी सही है। इकोसिस्टम किससे संबंधित है, टेंसले से, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। कौन सा करेंगे, ऑप्शन सी, इकोलॉजी, रेटर। नेक्स्ट पर चलते हैं, पिरामिड ऑफ एनर्जी इन पॉन्ड इकोसिस्टम इज ऑलवेज। ध्यान में रखिएगा, एनर्जी एक चीज याद रखिएगा, अभी पीजीटी में भी क्वेश्चन बना था, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी क्वेश्चन बना था। तो अगर कभी भी एनर्जी का पिरामिड पूछे, ऑल टाइम अपराइट होता है,
हरदम सीधा होता है, एनर्जी का पिरामिड हरदम सीधा होता है। वो चाहे किसी का भी पूछ ले, इतना दिमाग में रखना, एनीथिंग, तो हरदम सीधा होता है एनर्जी का पिरामिड। तो ऑप्शन क्या आएगा? अपराइट वनली। 17 में क्या सही करेंगे? 17 में सही करेंगे अपराइट वनली। अगर नंबर का पिरामिड पूछे, नंबर पिरामिड पूछे, तो हम आपको बता दें कि जो नंबर का जो पिरामिड होता है, अगर ट्री का है, किसका है? ट्री का, ये इन्वर्टेड होता है, इन्वर्टेड यानी उल्टा होता है नंबर का। और यदि बायोमास का पिरामिड पूछे, बायोमास का, तो जो पॉन्ड का पिरामिड होता है, पॉन्ड का, तालाब का, वो उल्टा होता है। बकाया ये सब सीधे होते हैं। हमने अब बता दिया जहां फंसाएगा, तो इन दोनों को याद रखिएगा, बकाया सब अपराइट कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 18। माउंटेन जोन ऑफ वेस्टर्न हिमालयन फ्लोरिस्टिक रीजन एक्सटेंड्स फ्रॉम, कितना एक्सटेंड है? तो वो है 5,000 से लेकर 11,675 फीट एबव सी लेवल से, इतना ऊंचा है। तो ऑप्शन सी को हम सही करें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। कहता है सम इकोलॉजिस्ट प्रीफर टू कॉल द ग्रीन प्लांट एज ट्रांसड्यूसर्स इन प्लेस ऑफ। ट्रांसड्यूसर शब्द कहता है, कुछ जो इकोलॉजिस्ट है उन्होंने एक नया शब्द दिया है, ट्रांसड्यूसर। ये ट्रांसड्यूसर किसको देता है? कहता है किसके लिए यूज करते हैं? कन्वर्टर्स के लिए, कंज्यूमर्स के लिए, प्रोड्यूसर्स के लिए और पाइनियर्स के लिए। किसके लिए ट्रांसड्यूसर शब्द का प्रयोग किया गया है? किसके लिए जो ट्रांसड्यूसर शब्द है उसका प्रयोग किया गया है, ट्रांसड्यूसर का? तो ये ध्यान में रखिएगा, जो ट्रांसड्यूसर शब्द का मतलब है वो कन्वर्टर से संबंधित है, कन्वर्टर से, ध्यान में रखिएगा, कन्वर्टर। और यहां कन्वर्टर का काम कौन कर रहा है? उसने कहा है सम इकोलॉजिस्ट प्रिफर टू द ग्रीन प्लांट को जो कन्वर्ट करते हैं, तो वो आएगा ऑप्शन प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर क्या करता है? जो सोलर एनर्जी होती है या सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं। क्या करते हैं? सोलर एनर्जी को वो कन्वर्ट कर देते हैं और क्या बना लेते हैं? फूड में बना लेते हैं या केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ऑप्शन इस तरह से सही होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ओजोन इज द प्रेजेंट इन लार्ज कंसंट्रेशन इन, जो ओजोन होती है सबसे संघनित रूप से सबसे ज्यादा मात्रा में किस लेवल पर होती है? तो जानते हैं स्ट्रेटोस्फियर में सबसे संघनित और सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। और जो स्ट्रेटोस्फियर है इसमें जो ओजोन पाई जाती है ये हमारे लिए गुड ओजोन है। क्या है? गुड ओजोन है। और ये अल्ट्रावायलेट रेज को पृथ्वी पर आने से रोकती है, जिससे जनजीवन सामान्य चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। Excesses of which of the following in the aquatic system leads to the eutrophication? यूट्रोफिकेशन में क्या होता है कि देखे, यूट्रोफिकेशन में नाइट्रेट और जो नाइट्रेट एंड जो फॉस्फेट होता है, फास्फेट और नाइट्रेट जब ज्यादा हो जाता है तो उस समय क्या होता है कि जो पानी होता है उसमें जो मिनरल्स होते हैं वो ज्यादा हो जाते हैं। मिनरल्स ज्यादा होने के कारण जो खरपतवार इतनी ज्यादा हो जाती है और एल्गी इतना ज्यादा हो जाता है कि बीओडी हो जाता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड आ जाती है और जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं मरने लगते हैं। वो यूट्रोफिकेशन कहलाता है। तो किसके कारण होता है? फास्फेट एंड नाइट्रेट के कारण। ध्यान में रखिए, फास्फेट एंड नाइट्रेट, यूट्रोफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है द फूड चेन दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द प्लांट एंड गोज फ्रॉम स्मॉलर टू लार्जर। वह फूड चेन जो स्मॉलर से लार्जर की ओर चलती है उसे हम किसके नाम से जानते हैं? किसके नाम से जानते हैं? बहुत अच्छा है, बिल्कुल बिंदास ये है। तो फूड चेन की अगर बात करेंगे तो हमें कई सारी और फूड चेन देखने को मिलती है। एक फूड चेन जो देखने को मिलती है वो होती है ग्रेजिंग फूड चेन, अथवा इसी को दूसरा नाम देते हैं ग्रेजिंग फूड चेन, ग्रेजिंग फूड चेन, या इसी को बोलते हैं प्रीडेटरी फूड चेन। ये
चाहे उसे ग्रेजिंग फूड चेन कह दो या प्रीडेटरी फूड चेन कर दो। ये जो चेन होती है मोस्ट इन नेचर सबसे ज्यादा प्रकृति में यही फूड चेन पाई जाती है। ये स्टार्ट कहां से होती है तो कहता है बिगिंस विथ प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है यानी प्लांट से, एंड सक्सेसिव ऑर्डर goes from smaller organism to smaller organism to big organism। ये छोटे जीवों से बड़े जीवों की ओर मूवमेंट करती है। कैसे मूवमेंट करती है? छोटे जीवों से बड़े जीवों, तो उसे ग्रेजिंग फूड चेन या प्रीडेटरी फूड चेन के नाम से जानते हैं और सबसे ज्यादा प्रकृति में यही पाई जाती है। तो देख लीजिएगा प्रीडेटर फूड चेन, और इसी का दूसरा नाम क्या है? ग्रेजिंग फूड चेन के नाम से जानते हैं, जो छोटे से बड़े की ओर चलती है। फिर आती है पैरासाइट फूड चेन। क्या होती है? ये बिग टू स्मॉलर होती है, बिग टू स्मॉलर। ध्यान में रखिएगा, ये हवा में क्वेश्चन है। डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी चैनल पढ़ रहे हैं, आलतू फालतू के चैनल आप नहीं देख रहे हैं, तो डाटा का ख्याल रखिएगा। एक मित्र ने हमारा नाम डाटा भी रख दिया, तो यूट्यूब पर उसने मैसेज किया था तो कि आपका नंबर डाटा से सेव किया है, तो वो अपनी जगह है। खेल है शब्दों का, खेल है जानकारी का, और कितनी जानकारी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो हम कहते हैं। अगर प्रेडेटर्स आपकी जगह ग्रेजिंग दिया होता और आप प्रेडेटर्स जाते हैं ग्रेजिंग नहीं जानते, तो क्या क्वेश्चन सही कर पाते? कभी नहीं सही होता। तो ये कहां चलती है? ये स्मॉल छोटे से बड़े की ओर चलती है, बिग, और ये बिग टू स्मॉल पैरासाइट फूड चेन। पैरासाइट फूड चेन में अगर हम देखेंगे तो पहले अगर हम लगाएंगे ट्री, ट्री के बाद आती हैं बर्ड्स, और बर्ड्स के बाद आते हैं पैरासाइट। हो गया ये वाली। फिर आती है डेट्राइटस फूड चेन। डेट्राइटस फूड चेन क्या होती है? इसे हम सैप्रोफाइटिक फूड चेन बोलते हैं। 2016 का पीजीटी में ये क्वेश्चन बना था डेट्राइटस फूड चेन का। ये क्या होता है? सैप्रोफाइट होती है। क्या होता है? सैप्रोफाइटिक फूड चेन के नाम से जानते हैं। डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से स्टार्ट होती है। ये जो डेट्राइटस फूड चेन है, ये कहां से स्टार्ट होती है? ये स्टार्ट होती है डेड ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मटेरियल से, ऑर्गेनिक मैटर से स्टार्ट होती है, और फिर ये कहा जाती है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया या फंजाई, और फिर बैक्टीरिया फंजाई से बात कहा जाती है, ध्यान में रखिएगा, ये जाती है एम्फिड्स में। एम्फिड है मोलस्का, क्रैब्स, और फिर स्मॉल फिशेस, स्मॉल फिशेस। ये जो क्रम है वो डेट्राइटस फूड चेन के नाम से जानते हैं। देखिए इधर डेट्राइटस दिया, इसे सैप्रोफाइटिक फूड चेन। दोनों का ए और डी का मतलब सेम है, ये दोनों अलग है। तो ऑप्शन चूंकि हमारा था तो उसी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस नंबर पे, द फूड चेन द स्टार्ट्स फ्रॉम प्लांट्स एंड गोज फ्रॉम स्मॉलर टू लार्जर। देखिए क्या कह रहा है? छोटे से बड़े की ओर जाती है। ये फूड चेन क्या है? स्टार्ट फ्रॉम प्लांट गोज, सेम है क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन सेम है। 24 नंबर पे, कंपटीशन बिटवीन द इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज कार्ड। एक ही जात के बीच में, मतलब मान लेते हैं ह्यूमन एंड ह्यूमन, ह्यूमन ह्यूमन के बीच में अगर कंपटीशन है, या मान लेते हैं लायन और लायन के बीच में कंपटीशन है, तो इसे क्या बोलेंगे? तो इंट्रा स्पेसिफिक, इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल्स बोलते हैं इसको, इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल। इंटर स्पेसिफिक, इंटर स्पेसिफिक क्या हुआ? दो जातियों के मध्य, मनुष्य और शेरों के बीच में स्ट्रगल हो, मतलब वहां शेर मनुष्यों को ना बर्दाश्त कर पा रहा है, मनुष्य शेर को ना, वो पा जाए उनको मार दें, वो पा जाए उनको, वो हो गया इंटर स्पेसिफिक, दो जातियों के बीच में। अगर सेम जात के बीच में है तो इंटर स्पेसिफिक। और आज का लास्ट क्वेश्चन,
वाई शेप्ड मॉडल ऑफ एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम रिप्रेजेंट, किसको रिप्रेजेंट करता है? तो ये कहता है बोथ ग्रेजिंग एंड डेट्राइटस फूड चेन को करता है। इसको दिया किसने था? तो इसको दिया था ओडम ने। किसने दिया था? ओडम ने। ध्यान में रखिएगा, किसने दिया था? ओडम ने इसको प्राय दिया था। तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर कमेंट्स करिएगा, लाइक सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ एक शेयर जरूर करिएगा। बहुत आपको देखिए, ये वीडियो लगभग मुझे लगता है काफी समय ले रही है। मैं अपना इतने बिजी शेड्यूल से, थोड़ा बहुत नहीं, इतने बिजी शेड्यूल से मैं टाइम निकालता हूँ जिसकी आप आशा नहीं कर सकते। मुझे ऐप पर थ्योरी क्लास भी लेनी रहती है, एमसी क्लास भी लेनी रहती है, उससे आकर आपको यूट्यूब पर इस तरह की वीडियो देना हमारे लिए चैलेंजिंग रहता है, क्योंकि टाइम का बहुत अभाव है। तो कम से कम अगर आप वो देख रहे हैं ऐसे मंच पे, तो किसी की मेहनत है, तो एक लाइक सब्सक्राइब करके अगर शेयर करेंगे तो ग्रोथ भी करेगा और मुझे अच्छा भी लगेगा कि कम से कम हमारे मित्र उसको रिस्पॉन्स कर रहे हैं, और कमेंट जरूर करिएगा। इसी साथ आज्ञा दीजिए, नमस्कार।